देओल और संजय दत्त मैस्कुलिन जो हीरो है, मेरे ख्याल से अब इंडस्ट्री को नहीं मिलेंगे। गोविंदा जैसा डांस कोई नहीं कर पाता। एक तो हर चीज को पैसे से मत तोलो, दूसरी कुछ ना कुछ करते रहो, शांत मत बैठो। हेलो नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द फिल्मी चर्चा के स्पेशल सेगमेंट योर लाइफ योर स्टोरी में। सबसे पहले तो कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया मुझे अपने शो में इनवाइट करने के लिए, आ, अपने शो में मुझे ये जगह देने के लिए कि मैं आकर आपके साथ बात कर पाऊँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। एंड ऑफ कोर्स आई एम गुड। आपको दिख भी रहा होगा, अच्छा हूँ, भला हूँ। पर्सनैलिटी से आप मॉडल एक्टर लग रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो मुझे अभी जैसा लग रहा है कहीं शूट से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, पहले ये बताइए आप मुझे। शूट से तो नहीं आ रहा, आ तो घर से ही रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कुछ जी। बचपन से मेरा शौक है खुद को अच्छा दिखाने का। ये शौक शायद बचपन में टीवी बहुत देखा है, फिल्में बहुत फॉलो करी हैं, तो शायद बॉलीवुड हॉलीवुड से ही ये शौक आया है। तो कोशिश करता हूँ खुद को जितना बना ठना के रख सकूं। तो बस वही शौक है जो आपको दिख रहा है मेरी पर्सनल। सोशल मीडिया किस तरीके से लोगों की जिंदगियां बदल रहा है? आजकल इन्फ्लुएंसर जो होते हैं किस तरीके से हाँ। लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, आपके लिए सोशल मीडिया किस तरीके से वरदान रहा है या आपके लाइफ को चेंज किया है सोशल मीडिया? देखिए, जस्ट एज आई टोल्ड यू कि बचपन से मेरा बड़ा शौक था कि मैं ग्लैमर इंडस्ट्री में का एक हिस्सा बन पाऊं और मेरा अपना कैरियर वहां बिल्ड कर पाऊं। तो पहले ये बहुत मतलब सबसे अच्छा जो बेनिफिट है सोशल मीडिया का, कि उस दौर में आप कुछ बड़े जो क्या कहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस थे या कंपनीज थे बॉलीवुड इंडस्ट्री के, आप उन पर डिपेंड थे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको महेश भट्ट हीरो बनाएंगे आप तो ही हीरो बन पाओगे। अगर आपको टी सीरीज वाले हीरो बनाएंगे तो ही आप हीरो बन पाओगे। तो वो जो पावर थी, वो जो एक ये सुपर पावरफुल लोगों के हाथ में जो पावर थी, सोशल मीडिया की वजह से वो पावर उनके हाथों से निकल के एक आम आदमी तक पहुंच गई है। अब मेरे अंदर अगर टैलेंट है, तो मुझे उस टैलेंट को लोगों तक पहुंचाने के लिए टी सीरीज के पास जाने की जरूरत नहीं है, महेश भट्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास टैलेंट है तो मैं थ्रू माय सोशल मीडिया, थ्रू माय ओन एफर्ट्स, मैं लोगों तक अपने उस टैलेंट को, अपनी सोच को, अपनी बातों को, अपने हुनर को, या अगर मैं बिजनेसमैन भी हूँ, मेरे प्रोडक्ट को, मेरे सर्विस को मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ले जा सकता हूँ। ये बहुत अच्छी जो चीज हुई सोशल मीडिया आने की वजह से, मेरे ख्याल से। और मेरे लिए भी एक तरीके से बून, क्योंकि मेरा एक तो ये शौक था फिल्मी इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करने का। तो ठीक है, उस इंडस्ट्री में नहीं पार्टिसिपेट कर पाए, लेकिन कैमरे पे आने का शौक। मैंने टिकटॉक बहुत किया, मैं इंस्टाग्राम पे रील्स करता हूँ। तो उन म्यूजिक वीडियोस में जो मेरे पसंद के गाने हैं, उन गानों में मैं खुद को एक्ट करते हुए देख पाता हूँ। खुद को अब इस तरह अच्छे अच्छे कपड़े पहना के हीरो की तरह दिखा पाता हूँ। तो ये बड़ा एक मेरे लिए तो बड़ा ब्लेसिंग साबित हुआ। जब कंटेंट की बात आती है सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर जो बनाते हैं, कितना ध्यान रखते हैं आप? क्योंकि कंटेंट लोग अलग तरीके के भी बनाते हैं, कुछ लोग वल्गर बनाते हैं, कुछ लोग एंटरटेनिंग बनाते हैं, कुछ लोग इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। तो कितना ध्यान रखना पड़ता है कि मेरे हेटर्स कम बने? अ, अगर हाँ आप मेरे बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो देखो मेरी कोशिश कभी भी अ, देखिए, इस तरीके का फेम भी बेकार है जो फेम आपके लिए गलत फेम हो। जिस फेम से आपकी सोसाइटी में एक इमेज गलत बने, उस फेम का भी कोई मतलब नहीं है। मैं टीचर हूँ, पिछले 11-12 साल से मैं कॉलेज में टीचिंग कर रहा हूँ। मुझे खुद रीडिंग में बहुत इंटरेस्ट है, मैंने ढेर सारी 200-300-400 किताबें पढ़ डाली। तो मैं अपने बच्चों को भी ये बोलता हूँ कि आपने अगर एक बार एक तरीके की आइडेंटिटी बिल्ड कर ली सोसाइटी में, ठीक है, आजकल जो सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है, फिर आप ताउम्र उस इमेज से खुद को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। आप अगर वल्गर कंटेंट बनाकर ही फेम पा रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो आगे आपके पास जो काम भी आएगा, वो काम भी उसी कैटेगरी का ही आएगा। फिर आपको किसी दूसरी तरह की आइडेंटिटी में लोग फिट होते हुए नहीं देख पाएंगे। तो आपके पास काम भी वो नहीं आएंगे। आपके काम अगर आप कुछ वल्गर कंटेंट कर रहे हो, तो आपके पास अगर काम भी आएगा, तो वो वल्गर काम ही आएगा। तो ठीक है, फेम कमा लोगे, पैसे कमा लोगे, जैसे बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, लेकिन फिर उस आइडेंटिटी से बाहर निकल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, कुछ लोगों को वो कैमरे पे गालियां बकना या उस तरीके का कंटेंट खराब नहीं लगता, तो इट्स ओके, वो उनका चॉइस है, मेरा चॉइस है। मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम सोशल मीडिया पर
मैं जितनी अच्छी बात कर सकूं, जितने लोगों के काम की बात कर सकूं, मतलब कुछ खराब बात भी करनी है तो उसको अच्छे तरीके से पेश कर सकूं, ताकि लोगों तक वो जो नॉलेज मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ वो नॉलेज पहुंचे, और ना कि अननेसेसरी का सेंसेशनलिज्म हो। अपना आप अपना जहां से टेस्ट है, बिलोंग अपना अपना तरीका है। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं छतरपुर करके जुराहो है, वो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो आई बिलोंग टू छतरपुर, मैं छतरपुर से हूँ। ओके। जहां से आप बिलोंग करते हैं वहां के लोगों के लिए ये इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो उसको किस नजर से देखते हैं? क्योंकि अभी भी बहुत ऐसे शहर हैं, बहुत ऐसे कस्बे हैं, गांव मोहल्ले हैं जहां पे इन चीजों को अलग तरीके से देखते हैं घर वाले भी। क्योंकि वहां के लोगों के लिए जॉब मतलब रेलवे, सरकारी नौकरी या बहुत बड़े कंपनी में जॉब करना, इन चीजों को वो प्रोफाइल काम नहीं मानते, एंटरटेन हाँ मानते हैं। भाई जबकि देखो, आज के डेट में ये एक लोगों के लिए प्रोफेशन बन चुका है, उनका करियर है। हाँ देखिए, इंसान अपने जीवन में दो तरह के काम करता है। एक काम करता है पैसे कमाने के लिए, और एक काम करता है शौक के लिए। आप सिर्फ पैसे कमाने के पीछे नहीं भाग सकते, आप सिर्फ शौक करने के पीछे नहीं भाग सकते। अगर आप मान लीजिए, ठीक है, सोसाइटी को छोड़ दीजिए, अगर आप अपनी फैमिली को कहीं से भी पैसे लाकर दिखा सकते हो कि मैं ये करके और ये पैसे ला रहा हूं, उसके बाद फिर आप अपने शौक करने जाओगे, सोशल मीडिया, किसी भी दूसरे तरीके के शौक, ट्रैवलिंग है या जो भी वटेवर, तो फिर आप पर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, फिर आपके उन शौक शौक पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। तो जो अपने लोग हैं, जो अपने फैमिली फैमिली के लोग हैं, अगर हमारे सोशल मीडिया के शौक पर क्वेश्चन कर रहे हैं या डाउट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनका कंसर्न है। वो नहीं चाहते कि आप अपनी लाइफ, आपका समय पूरी तरह यूं ही बर्बाद कर दें और कुछ बन ना पाए, अपने लिए कुछ कमा ना पाए, अपने कुछ बना ना पाए। तो अगर हाँ, आप सोशल मीडिया के थ्रू कुछ इनकम जनरेट कर सकते हो, आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो किसी भी पॉसिबल वे में, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिर आपका शौक परस्यू करते करते आप पैसे कमाओगे, तो वो तो बेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं हो पा रहा, तो फिर ठीक है, आप अपने लिए कुछ काम ढूंढिए जहाँ से आप पैसे कमाए, फिर जो आपका फ्री समय है उस फ्री में आप अपने शौक करिए, फ्री टाइम में आप अपने शौक करिए। जो चीज अभी आपने बताया और कर रहे हैं बहुत ही यूनिक चीज है। ये एक तरीके से लोगों के लिए सीख भी है ये, कि आप शौक हाँ जी। पूरा कीजिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए उसमें, लेकिन हाँ शौक हाँ के अलावा जो एक्सपेक्टेशन आपके फैमिली की है वो भी पूरा कीजिए आप। हाँ। बहुत मायने रखता है बिजनेस। मैं एक्सपेक्टेशन की जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वर्ड है वो यूज करूंगा। ठीक है, एक्सपेक्टेशन मेरी नजर में थोड़ा निगेटिव वर्ड हो जाता है, लेकिन एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंडिविजुअल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, मेरे फैमिली के टुवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे सोसाइटी के टुवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे अपने टुवर्ड्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बार मैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर दूं, फिर मेरा समय मैं चाहे जैसे एंजॉय करूं। दिस इज व्हाट इज द रियली इंपॉर्टेंट थिंग। आप जो बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस के बारे में बताइए कि किस तरह के बिजनेस है, और आपने जब स्टार्ट किया था तो क्या यही सोच के स्टार्ट किया था कि मेरा ये बैकअप प्लान है मेरे शौक के साथ साथ? एक्चुअली बिजनेस अभी शुरू होने वाला है। मैं एक्चुअली अपनी लाइफ में मल्टीपल काम्स कर चुका हूं। अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने मूवी हॉल चलाया है, जो सिंगल स्क्रीन थिएटर होते हैं। मेरे पापा का शुरू किया हुआ था, तो उसको मैंने रन किया है। मैंने यहाँ अभी जहाँ मैं बैठा हूँ, इट यूज टू बी माई कैफे। मैं यहाँ कैफे चलाता था, फिर मैं इनको हैंड ओवर करके, मेरे अक्वेंटेंस है, भैया है, मैं उनको ये कैफे हैंड ओवर करके मैं आगे बढ़ गया। वो भैया अब इस कैफे को देखते हैं। और उसके अलावा मैं पिछले 10-11 सालों से कंटिन्यू टीचिंग कर रहा हूँ। एक कॉलेज है, मैं वहाँ प्रोफेसर हूँ। और भी जो बाहर काम किए, लेकिन वो टीचिंग मैंने कभी नहीं छोड़ी। तो मैंने मल्टीपल काम्स किए हैं। लेकिन अब मैं जो काम करने जा रहा हूँ, मैं अपना एक ब्रांड स्टैब्लिश करने जा रहा हूँ, जिस ब्रांड का नाम है डैपियर। इस ब्रांड के अंदर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं लोगों को थोड़ा सा अपीयरेंस कॉन्शियस बना पाऊँ, कि वो अपने अपीयरेंस पर भी ध्यान दें, कि उनको अपने आप को कैसे अच्छा दिखाना है। तो मेरी नज़र में तीन इंपॉर्टेंट चीज होती हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग के अपीयरेंस को बेटर बनाने में। सबसे पहले तो उसकी हेल्थ होती है। तो जो पहले मैं प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ अंडर माय ब्रांड, वो हेल्थ सप्लीमेंट्स, डाइटरी हेल्थ सप्लीमेंट्स होंगे। कुछ प्रोडक्ट रेंज मैंने ऑलरेडी अपने सप्लायर्स के साथ फाइनलाइज कर ली है, और मेरे ब्रांडिंग का काफी काम हो गया है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, डिजाइन्स बन रहे हैं। तो पहले मैं वो 5 प्रोडक्ट के साथ अपनी ब्रांड को मार्केट में लेके आऊंगा। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि उसमें कुछ कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स, ग्रूमिंग के प्रोडक्ट्स ऐड हो पाए, क्योंकि पहले तो इंटरनली हमको खुद को हेल्दी करना है, न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड करनी है खुद को, तभी आप बाहर से अच्छे दिखोगे। उसके बाद बाहर के टचअप के लिए आपको अपनी ग्रूमिंग के लिए कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए।
कुछ मॉइस्चराइजर्स, क्रीम्स, इस तरीके के प्रोडक्ट। और फिर जो थर्ड थिंग है वो आपका अपीयरेंस के लिए आपके क्लोथ्स मैटर करते हैं, आपका ड्रेसअप। तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि एपरल्स को भी उस ब्रांड के अंदर जोड़ा जाए। लेकिन अभी से इतना कुछ कहना और सब कुछ इकट्ठा कर देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ ऐसी कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है फिलहाल। मैं अकेले ही अपने इस मिशन पे निकला हूँ। और हाँ, लोग मिल रहे हैं। लोगों के साथ एक एक स्टेप धीरे धीरे मैं अपना लेता जा रहा हूँ। तो अभी ब्रांड रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, डिजाइन बन रहे हैं और प्रोडक्ट फाइनलाइज हो गए हैं। और विद इन अ मंथ और टू मेरे 5 डाइटरी हेल्थ सप्लीमेंट मेरे ऑफिशियल वेबसाइट www.dapier.com और उसके अलावा फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर लॉन्च हो जाएंगे। हाँ, फिर जो ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स हैं, जो अपरेल्स हैं, वो देखेंगे आगे कैसे चीजें बढ़ती हैं, उसके हिसाब से कब क्या ऐड करना है, कैसे डिसीजंस लेने हैं, फिर उसके हिसाब से किया जाए। हर फील्ड में कंपटीशन है, इतना कंपटीशन के बीच आप क्या अलग करने वाले हैं कि आपको कॉन्फिडेंस है हम बेटर सर्व कर पाएंगे? देखिए, कंपटीशन में आपको बताऊं, आप अगर थोड़ा सा एमबीए स्टडी करेंगे ना, तो आप अगर एक कपड़े की दुकान ऐसी जगह खोले जहाँ कपड़े की दुकान नहीं है, और आप ऐसी जगह कपड़े की दुकान खोले जहाँ 5 कपड़े की दुकान पहले से कपड़े है, की। तो आप मुझे बताइए कपड़ा ज्यादा कहाँ बिकेगा, आपको सेल्स कहाँ ज्यादा मिलेगी। ठीक है, अगर देखिए टेक्निकल सोचा जाए तो जहां नहीं है, टेक्निकल सोचा जाए, बट स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप क्या बिजनेस माइंडेड के लिए अलग स्किल्स हो सकते हैं। हाँ, देखिए आपका हुनर तो मैटर करेगा। उसके बाद मार्केट में आपने खुद को और अपने ब्रांड को कैसे प्रेजेंट किया है वो भी मैटर करेगा। लेकिन फिर भी आप अगर थोड़ा सा एमबीए की बुक्स अगर स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि जहां ऑलरेडी लोग आ रहे हैं उस चीज को खरीदने, जैसे ऑलरेडी कपड़ा खरीदने जिस मार्केट में लोग आ रहे हैं, तो वहां कपड़े बिकने के ज्यादा चांस होते हैं। क्योंकि वहां जो ग्राहक आया है वो ये माइंडसेट लेके आया है कि मुझे यहाँ कपड़े खरीदने हैं। तो अब वो जब उसको लाइन से 5 6 8 10 दुकानें कपड़े की ही मिली हैं, तो उसके कपड़े खरीदने के एक तो माइंडसेट वही लेके आया घर से, ऊपर से उसके पास कपड़ा बहुत सारा अवेलेबल है। तो मेरे कहने का मतलब कि कंपटीशन को अगर निगेटिवली ले लो तो ठीक है। नेगेटिव ये हो जाता है कि ऑलरेडी बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, आपका भी क्यों बिकेगा, कैसे बिकेगा। लेकिन कंपटीशन को अगर पॉजिटिवली लिया जाए तो इसका मतलब कि उस प्रोडक्ट का मार्केट ऑलरेडी है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेजेंटेशन और सेल्स कैपेबिलिटीज की दम पे जो यूएसपी। ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड, हाँ, जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड यूएसपी भी मैटर मार्केट है, करता है। हाँ, उसमें अपना एक प्रेजेंस स्टैब्लिश करना है, अपना एक शेयर आपको लेना है। और अगर आप वो कर पाए, देखिए आप इमेजिन करिए आप कोई एकदम ही नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं, तो कितनी रिसर्च होती है। ठीक है, उसमें ज्यादा एफर्ट लगती है, एक नए प्रोडक्ट को फिर लोगों को बताना भी पड़ता है, सिखाना भी पड़ता है। वो एक बहुत एफर्ट का काम है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी यूज कर ही रहे हैं, लोगों को पता है क्या चीज है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, बस आपको उस बने बनाए मार्केट में अपनी हिस्सेदारी को प्रूव करना है। और अगर आप कर पाए तो वो जो एक सेल्स का हिस्सा है वो आपको भी मिलने लगेगा और आपका प्रोडक्ट सेल होने लगेगा। तो ये मेरी सोच है। और दूसरी चीज, मेरा ये बिजनेस करने के पीछे मेरा अपना खुद का रीजन है। क्योंकि मैं खुद हेल्थ प्रोडक्ट्स लेता हूँ। मैंने अभी आपको बताया मैं खुद अपने ऊपर काम करता हूँ। मैं पिछले 5 6 8 सालों से अपने ऊपर बहुत काम कर रहा हूँ, मैंने बुक्स पढ़े हैं, मैं डाइटरी हेल्थ सप्लीमेंट्स लेता हूँ, मैं जिम जाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा जो स्टाइल है वो अच्छा रहे, मैं कपड़े अच्छे से पहनूं। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है या जो आइडियोलॉजी है मैं खुद इंप्लीमेंट करता हूँ अपने ऊपर। उसी को मैं बिजनेस बना के अब लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ कि डाइटरी हेल्थ सप्लीमेंट्स के बेनिफिट्स हैं, मुझे मिले हैं, आप लोग भी लीजिए। तो इस तरीके से मैंने ये ब्रांड बनाया है। आपके सोशल मीडिया पे कंटेंट किस तरीके के होते हैं? क्योंकि जिस तरीके से अभी हम बातचीत कर रहे हैं, आपके बातों से लग रहा है बहुत अच्छे वक्ता हैं आप। और इस टॉपिक पे भी अगर लोगों को इंफॉर्मेटिव वीडियो आप दें, चाहे बिजनेस की रिलेटेड वीडियो हो या हेल्थ से रिलेटेड टिप्स हो, काफी चलेगी। तो अभी क्या कंटेंट रहता है अगर? आप मेरे यूट्यूब पे जाओगे तो आपको जो कंटेंट मिलेगा ना वो सेल्फ हेल्प का ही कंटेंट मिलेगा ज्यादातर। एक्चुअली अभी तक जो मैं खुद सीख रहा था या खुद पढ़ रहा था या खुद एक्सपीरियंस कर रहा था, ज्यादातर उन्हीं चीजों को लेकर मैंने अपने यूट्यूब पर वीडियोस डाले हैं। लेकिन वो वीडियोस इतने काम के हैं, मैं आपके चैनल के थ्रू आपके जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको कहना चाहता हूँ कि प्लीज एक बार जाके मेरे यूट्यूब चैनल को आप एक्सप्लोर जरूर करिए। क्योंकि वहां आपको वो कंटेंट मिलेगा जो आपकी पूरी माइंडसेट को, और अगर माइंडसेट बदल गई तो हो सकता है कि आपकी पूरी लाइफ को बदलने की
क्या कहना चाहिए, पावर रखता है वो कंटेंट। अगर आप करीब 300 प्लस वीडियो है, अगर आप उन वीडियोस को रैंडमली भी जाके यहाँ से वहां सुनेंगे, तो आई एम टेलिंग यू, आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि आप भी अपनी पूरी लाइफ को बदल पाएंगे। क्योंकि मैंने 300 400 से ज्यादा किताबें पढ़ डाली, यूट्यूब पे इतने सारे कोचेस सुन लिए, और फिर मेरे अपने लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी, मैं बाहर निकला, मैंने बच्चों को पढ़ाया, मैंने टॉकीज चलाया, मैंने ट्रांसपोर्ट का बसेस भी देखे, मैंने कैफे बनाया, ठीक है। मैंने कुछ बच्चों के साथ 1-on-1 काउंसलिंग भी की है। मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी बनाया, बिकॉज ऑफ सम रीजंस आई हैड टू लीव इट। मैं इंदौर में एक सॉफ्टवेयर कंपनी बना के आया, लेकिन फिर उसको ड्रॉप करके मुझे घर आना पड़ा। मैंने नोएडा में जा रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी में भी काम किया है। तो काफी कुछ है मेरे पास लोगों को बताने के लिए, देने के लिए, और वही सब कुछ मेरे यूट्यूब पे पड़ा है। आप जाएंगे, सुनेंगे, तो आई एम टेलिंग यू, आपको बहुत फायदा मिलेगा। आई मीन जो भी आपके व्यूअर्स हैं उनको बहुत फायदा मिलेगा उस कंटेंट को देख पे। अभी पिछले 6-8 वीडियो से अब जो क्या है कि मैंने प्रॉपरली रिसर्च करके, और अब इन जो लाइक लेटेस्ट टॉप स्टोरीज हो गया या फैक्ट्स और फिगर्स को लेके, उस तरीके के प्रॉपरली एडिटेड वीडियोस स्क्रिप्ट राइटर के साथ बैठ के एक स्क्रिप्ट तैयार करके, और फिर उस तरीके के वीडियोस अब मैं बना रहा हूँ। तो एक तरीके से इंफोटेनमेंट चैनल है। अगर आप लोग सब्सक्राइब भी करेंगे मेरे यूट्यूब चैनल को, तो आई प्रॉमिस कि आपको बहुत अच्छा कंटेंट मेरे चैनल के थ्रू मिलता रहेगा। जैसा आपने कुछ देर पहले बताया कि आपने अलग अलग बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाया, किया भी आपने, क्या ये एक्सपेरिमेंट था, अलग अलग सर बिजनेस, या शौक थे एक्सपेरिमेंट आपके? नहीं, कभी कभी डेस्टिनी पर बिलीव करना पड़ता है, गॉड के फेट पर बिलीव करना पड़ता है। जो सामने आता गया वो करते गए। बहुत होप्स थे एक्चुअली। वो जो दौर होता है, उस दौर में हॉलीवुड की मूवीज देख के बड़े हुए, तो यूएसए जाने का बड़ा ख्वाब था। सोचा था सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे, यूएसए चले जाएंगे, तभी एमसीए किया इंदौर से। लेकिन जॉब नहीं कर पाए। कुछ टाइम के लिए मैं दिल्ली में था, तो यहाँ वहाँ स्टूडियोज के चक्कर भी लगाए कि शायद ग्लैमर इंडस्ट्री का कुछ पता चले। इंदौर में रह के अपने फोटो शूट भी कराए थे। तो उसके बाद लाइफ जैसी सामने आती गई, वैसे ही जीते गए। जॉब नहीं हो पाई, फिर भी हाथ पैर मार के कोशिश किया, तो पहले एक नोएडा में अपॉर्चुनिटी मिला। फिर उसके बाद इंदौर में सोचा अपना खुद का ऑफिस ऑफिस कर लिया जाए। फिर कुछ सर्कमस्टेंसेज ऐसे बने कि घर आना पड़ा। तो घर में मेरे फादर का बनाया हुआ सिनेमा हॉल होता था, तो फिर उसी सिनेमा हॉल में लग गए। फिर वो करते करते जिस कॉलेज में पढ़ा था, मैंने अपना ग्रेजुएशन जिस कॉलेज से किया था, वहां से मुझे सर ने बुलाया कि अगर यही हो तो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन द कॉलेज। तो वही कॉलेज में पढ़ाने भी लगे। फिर मुझे यहाँ एक बंदा मिल गया, उसके साथ मैंने कैफे कर लिया, और अच्छा खासा एक मुंबई लेवल का कैफे किया। 6 साल कैफे चलाया। तो ये समझ लो, लाइफ जैसे समझता जा रहा हूँ, सामने जो आता जा रहा है उसको करता जा रहा हूँ। और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा बोलता हूँ कि आपकी की हुई कोई भी मेहनत जाया नहीं जाती। हर चीज को पैसे से मत तौलिए। किसी काम में पैसा मिलेगा, किसी काम में पैसा नहीं मिलेगा तो गुडविल मिलेगी। किसी काम में पैसा और गुडविल नहीं मिलेगी तो रिकॉग्निशन मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगी। किसी काम में फेम मिलेगा। मतलब आप जो भी करेंगे आपको उसका रिटर्न जरूर मिलेगा। मेरे केस में मैंने सिनेमा से पैसे कमाए। मैंने टीचिंग करके एक आइडेंटिटी बिल्ड की। अ, ज्यादातर लोग मुझे अपने शहर में सर कह के बुलाते हैं। फिर मैंने कैफे किया। कैफे में मुझे फाइनेंशियल लॉस हुआ, मैंने वहां से पैसे नहीं कमाए, वहां से कोई गुडविल नहीं कमाई, लेकिन वहां से मैंने एक रिकॉग्निशन कमाया। और मुझे ज्यादातर जो शहर में मेरे लोग हैं, वो मुझे कैफे की ही वजह से जानते हैं कि ये भैया का कैफे था या ये भैया ने कैफे किया था। तो मेरी शहर में जो एक रिकॉग्निशन बिल्ड हुई उस कैफे के थ्रू हुई। और मेरा खोया हुआ कॉन्फिडेंस, जो आप ये देख रहे हो, ये शायद मैं थोड़ा सा कि लाइक छोटे शहर में है, अब घर पे रहना पड़ेगा, छोटे मोटे काम करने पड़ेंगे, लेकिन वो कैफे करके मैंने अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस कमाया। तो आप जो भी करो लाइफ में, आपको उसका रिटर्न किसी ना किसी फॉर्म में मिलेगा। तो एक तो हर चीज को पैसे से मत तोलो। दूसरी, कुछ ना कुछ करते रहो, शांत मत बैठो, आप जो भी करोगे आपको रिटर्न मिलेगा उसका। सिनेमा से शुरुआत हुई हमारी इंटरव्यू की, आपने बताया सिनेमा हॉल भी चलाया आपने, और हाँ जी। खत्म भी हम सिनेमा हॉल से करते हैं। सिनेमा हाँ जी। हॉल में लोग जिसे देखने के लिए पागल रहते हैं, सेलिब्रिटी, चाहे सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, उन हाँ जी। सेलिब्रिटियों में से 5 नाम आप बताइए जिनके आप फैन रहे हैं, जिनको देखने के लिए पागल रहे हैं आप सिनेमा हॉल में। आ, मैं कभी 5 नाम, फैनेटिज्म में तो नहीं जाता, या तो नहीं गया कभी, या उसे जिनको इसलिए नहीं पसंद गया। करते हैं आप, ऐसा भी हाँ, मान लेकिन सकते हैं। पसंद पसंद मैं बता सकता हूँ कि सबसे पहले तो मुझे जो एक्टर पसंद आए थे वो थे गोविंदा।
क्योंकि मेरे मेरे हिसाब से एक बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर हैं। गोविंदा आपको स्क्रीन पे हंसा भी देते हैं, गोविंदा आपको स्क्रीन पे रुला भी देते हैं। गोविंदा जैसा डांस कोई नहीं कर पाता। वही कम हाइट के जो कॉमेडी करते हैं गोविंदा, वो जब एक्शन सीन करते हैं स्क्रीन पर, फाइट सीन करते हैं, तो वो भी बहुत रियलिस्टिक लगता है। तो मैं गोविंदा को बड़ा पसंद करता था। उसके बाद मुझे सनी देओल बड़े पसंद आए, उनकी वो जो कुछ मूवीज आई उस दौर में एकदम हीरो वाली। तो सनी देओल को मैंने बड़ा पसंद किया। अभी नए एक्टर्स में थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, ऋतिक रोशन हम बोल सकते हैं कि पर्सनालिटी वाइज बड़े अच्छे हैं। सीरियस रोल में, ड्रामेटिक रोल्स में बड़े अच्छे लगते हैं। तीन हो गए, तो दो ये और। दो नाम और आपको अगर मैं बताऊं, के मैनन का एक्टिंग बहुत अच्छा है। अगर आप लाइक एज एन एक्टर किसी को काउंट करना चाहते हैं तो के मैनन बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। संजय दत्त को गिन सकते हैं, अगेन बिकॉज ऑफ हिज लाइक मैस्कुलिन, लाइक मेरे ख्याल से जैसे सनी देओल और संजय दत्त ऐसे मैस्कुलिन जो हीरो है, मेरे ख्याल से अब इंडस्ट्री को नहीं मिलेंगे। ये मेरे ख्याल से एक लास्ट ब्रीड थी हीरो की, जो इंडस्ट्री से निकल गई है। अब सनी देओल और संजय दत्त बॉलीवुड इंडस्ट्री में शायद ही आए। तो ये 5 नाम मैं आपको गिना सकता हूँ जो मैंने एंजॉय किए हैं स्क्रीन पर। ये 5 नाम को लेके एक रैपिड फायर करते हैं। सपोज आप जर्नलिस्ट हैं, चलिए, आपको हाँ अगर ठीक है। पूछना हो गोविंदा से कोई सवाल, तो गोविंदा से क्या हाँ, पूछेंगे आप जर्नलिस्ट हैं, गोविंदा से सवाल पूछना है। जर्नलिस्ट हैं। गोविंदा से तो मैं यही पूछूंगा कि आपने ये सब सीखा कैसे, मतलब क्योंकि इतनी वर्सटैलिटी अपने टैलेंट में लाना, इट्स नॉट एन इजी जॉब। और अगर उनके अंदर है तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि ये कैसे है, और उन्होंने ऑफ स्क्रीन क्या क्या किया। ऑन स्क्रीन तो हम देख लेते हैं उनका काम, लेकिन ऑफ स्क्रीन उन्होंने ऐसा क्या क्या किया कि वो ऑन स्क्रीन इतना अच्छा काम कर पाए। तो ये एक सवाल मैं उनसे जरूर पूछता। संजय दत्त से क्या पूछना चाहेंगे आप? संजय दत्त तो मेरे ख्याल से उनकी रियल लाइफ को लेके काफी चर्चा में रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो शायद ऑफ स्क्रीन उनकी ज्यादा चर्चा रही। तो कुछ एक दो सवाल मैं उन्हीं चीजों में पूछता कि भाई ड्रग्स में कैसे इन्वॉल्व हुए, उनके पेरेंट्स, जैसे मेरे पेरेंट ने मुझे बहुत डांटा है एक समय पे। अगर उन्होंने मुझे कुछ भी गलत करते हुए देख लिया, तो उनके पेरेंट्स के रहते हुए वो कैसे ड्रग्स में चले गए, या इस तरीके के मैं उनके पर्सनल लाइफ के क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा जानना चाहूंगा। के मेनन साहब से क्या पूछेंगे आप? के मैनन साहब से भी उनके काम के बारे में, क्योंकि काम बहुत अच्छा करते हैं। उनकी किसी भी मूवी को देखिए, मूवी कैसी भी हो, लेकिन आप के मैनन को तो एंजॉय करेंगे ही करेंगे। तो उनसे तो मैं ये पूछता कि वो ऑन स्क्रीन जब वो अपने काम पर होते हैं, तब उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, और वो उस कैरेक्टर के पीछे कितनी तैयारी करते हैं। क्या वो ऐसे ही आ जाते हैं काम करने, या उसके पीछे उनकी कुछ तैयारी होती है। तो ये उनसे मैं जरूर पूछता। सनी देओल। सनी देओल से तो पूछना ही क्या है, सनी देओल तो सनी देओल है। आखिरी नाम ऋतिक रोशन। हाँ, ऋतिक रोशन से डांसिंग के बारे में सवाल करेंगे। उन्होंने ये डांसिंग प्रोफेशनली कहीं से सीखी है, या उनके अंदर नेचुरली है, और कौन सी एज से उनको ये लगा कि उनको डांसिंग करना चाहिए, या उनका डांसिंग में इंटरेस्ट है, ये किस एज में उनको क्लियर हुआ, ये मैं उनसे जरूर पूछूंगा। बहुत मजा आया मनीष आपके साथ बात करके, और जिस तरह के बातें आप करते हैं बहुत कमाल के करते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इट्स बीन रियली अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। तो मैं जाते जाते एक मैसेज बोलना चाहूंगा, जी जी क्योंकि जरूर। रिसेंटली अभी कल ही मैं जिम में था। तो हम्म। एक लड़का अराउंड होगा शायद 22-24 साल का, उसने डेड लिफ्टिंग के दौरान अपनी जो उसकी बैकबोन है उसमें इंजरी कर ली। ठीक है। अच्छा, मुझे जिम में बहुत टाइम हो गया, मैं काफी टाइम से जिम कर रहा हूँ, और मैं आज पता नहीं आजकल लड़कों को देखता हूँ कि, मतलब, मैं आपके थ्रू बहुत सारे व्यूअर्स सुन रहे होंगे, ठीक है, और इंडिविजुअली एक एक बंदे को मैं बोलता हूं, तो मुझे लगता है एक प्लेटफॉर्म है इस मैसेज को पहुंचाना का, कि प्लीज ईगो लिफ्टिंग मत करिए। आप जिम को और जिम के इक्विपमेंट को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए, उनको इतने लाइटली मत लीजिए, क्योंकि जिम के अंदर जो आपको इंजरी हो सकती है, हो सकता है वो इंजरी आपको लाइफ टाइम हो जाए। आप कभी उस इंजरी से खुद को पूरी उम्र निकाल ही ना पाओ।
इसलिए प्लीज जिम में हंसी मजाक मत करिए, ईगो लिफ्टिंग मत करिए, शो ऑफ करने के लिए वर्कआउट मत करिए। आपकी बॉडी आपको जितना नेचुरली सपोर्ट करती है उतनी ही एक्सरसाइज करिए, उतना ही वेट उठाइए। हमको कहीं भाग नहीं जाना है, हमारे पास बहुत टाइम है मसल्स बिल्ड करने का या हमारी बॉडी बनाने का या जो भी। तो मैं आपके इस प्लेटफॉर्म को जाते जाते यूज करना चाहूंगा इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए कि प्लीज 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 जिम को लाइटली मत लीजिए। तो हो सकता है कि फिर सारी उम्र आप जब भी कभी एक्सरसाइज कर ही ना पाओ, कभी जिम जा ही ना पाओ।